दूर पहाड़ी जंगल में एक मानो चिड़िया रहती थी। उसके पिता जंगल से लकड़ियाँ काटते थे। माँ की मृत्यु के बाद वही घर के सारे काम करती थी। समस्या उस दिन होती है जिस दिन मानो के पिता पेड़ से लकड़ियाँ काट रहे थे। पाँव फिसलने पर वो नीचे गिर जाते हैं और अपाहिज हो जाते हैं। बेटी, एक बार फिर से सोच ले, घना जंगल है और तू अकेली। पिताजी, अकेली हूँ तो फिर क्या हुआ? बेटी, जंगल में बहुत चोर पक्षी फिरते हैं। अगर ये सब सोचने लगेंगे तो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? मैं जंगल से लकड़ियाँ चुन कर लाऊंगी, उन्हें बेचकर मैं राशन लेकर आऊंगी। आप बस इन सब की चिंता मत कीजिए और अपना ध्यान रखिए। मानो चिड़िया जंगल से लकड़ियाँ चुनती है और वो जंगल के बाजार में जाकर उन्हें बेचती है। कभी वो लकड़ियाँ बिकती हैं तो कभी नहीं। शाम को मानो चिड़िया तोते वैद को लेकर अपने घर आती है। तोता वैद चिड़िया के पिता को देखता है और उसे बताता है, मानो तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने पिता को विदेश के जंगल में लेकर जाना होगा। इनका इलाज बस वहीं हो सकता है। ये सुनकर मानो चिड़िया उदास हो जाती है। फिर तोता वैद वहाँ से चला जाता है। अच्छा पिताजी, अगर हमारे पास ढेर सारे पैसे होते तो बेटी, तुम क्या करती? मैं आपको विदेश के जंगल लेकर जाती और आपका इलाज करवाती। मेरी ना समझ बेटी, इस टूटी हुई झोंपड़ी में रहते हुए भी कितना बड़ा सपना देख रही है। अगली सुबह हो जाती है। पिताजी, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया चली जाती है और वो जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। वो अचानक देखती है कि दूर एक गुफा से कौवे और उल्लू वहाँ से उड़ रहे थे। ये देखते ही मानो चिड़िया चौंक जाती है। उन पक्षियों के जाते ही मानो चिड़िया चुपके से गुफा के पास आती है। अरे, ये कैसे हुआ? गुफा का मुंह तो बंद है, तो फिर वो कौवे और उल्लू पक्षी इस गुफा से बाहर कैसे निकले? हाँ, जरूर कोई न कोई बात तो जरूर होगी। फिर मानो चिड़िया अपना पूरा जोर लगाती है और उस बड़े पत्थर को हटाने की कोशिश करती है, पर गुफा का मुंह किसी हाल में भी नहीं खुलता। ऐसा करते करते मानो चिड़िया का पंख एक पत्थर से जाकर टकराता है। बस उसी समय धड़ धड़ करते हुए गुफा का मुंह खुल जाता है। खुल गया, गुफा का मुंह तो खुल गया। खजाना देखकर मानो चिड़िया गुफा के अंदर चली जाती है और पीछे से धड़ धड़ की आवाज से गुफा का मुंह बंद हो जाता है। अरे बाप रे, कितना सारा खजाना है! ये तो पापा से सुनी हुई चोरों की कहानियों वाली गुफा लग रही है। लगता है ये कौवों और उल्लुओं का चोरी किया हुआ खजाना है। मुझे यहाँ से भागना होगा। मानो चिड़िया जब वापस जाने लगती है तो दरवाजा बंद था। वो अपना पूरा जोर लगाती है, लेकिन गुफा का मुंह नहीं खुलता। ये क्या, ये खुल क्यों नहीं रहा? जरूर यहाँ पर भी बाहर जाने के लिए कोई बटन होगा या फिर कोई मंत्र होगा। अब क्या होगा? पिताजी तो मेरी राह देख रहे होंगे। मानो चिड़िया जब पीछे देखती है तो उसके पीछे एक बड़ा भयानक राक्षस था। कौन कौन हो तुम? मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। आप जो भी हो, मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब तुम्हें यहीं पर भटकना होगा। लेकिन क्यों? मैंने आपकी किसी भी चीज को पंख नहीं लगाया। अगर कोई इस गुफा में खाली पंख आता है तो वो इस गुफा में भटक जाता है। तो फिर वो पक्षी कैसे निकल गए? वो चोर अपनी चोरी करके यहाँ रख कर जाते हैं, इसीलिए तो यहाँ से निकल पाते हैं। तो फिर क्या जो वो खजाना यहाँ लेकर आते हैं कभी उसे लेकर बाहर नहीं जा सकते? हाँ हाँ, जितना वो यहाँ रख कर जाएंगे उतना लेकर जाएंगे। मानो चिड़िया के जो गले में हार पहना हुआ था वो वहाँ रख देती है। तो ठीक है, मैं ये अपना हार यहाँ रख कर जा रही हूँ। अब मुझे जाने दो। आपके अनुसार मैं ये लेकर आई हूँ और यहीं रख कर जा रही हूँ और बदले में कुछ ले भी नहीं रही हूँ। हाँ हाँ, ये तो सही कहा तुमने। ठीक है, जाओ जाओ। मानो चिड़िया की समझदारी के आगे वो राक्षस बुद्धू बन जाता है
और गुफा का मुंह खोल देता है। फिर मानो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन जब वो चोर पक्षी गुफा में आते हैं तो वहाँ हार देखकर हैरान होते हैं। बादल मालिक, ये क्या? ये हार तो हमारा नहीं है और ये सोने का भी नहीं है। हाँ उल्लू, तुम ठीक कह रहे हो, ये हार तो पहले नहीं था। जरूर इस गुफा में कोई आया है। सरदार, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? देखो, हमारा खजाना वैसे का वैसा ही है, कुछ भी चोरी नहीं हुआ। नहीं नहीं, गुफा के रक्षक जल्दी बाहर आओ। बादल कव्वे के इतना कहते ही गुफा का राक्षस आ जाता है। कहाँ गया था तू? क्या तू गुफा का पहरा नहीं दे रहा था? कौन आया था अंदर और वो बाहर कैसे निकला? एक चिड़िया आई थी यहाँ, वो ये हार रखकर यहाँ से चली गई। अच्छा, तो वो चिड़िया बहुत समझदार है। अगर वो यहाँ से जा सकती है तो दोबारा आकर हमारा खजाना चुरा कर भी जा सकती है। उसे पकड़ना ही होगा। अगले दिन मानो चिड़िया जंगल के बाजार में लकड़ियाँ बेच रही थी। वहीं चोर कौवा अपना भेष बदलकर बाजार में हार बेच रहा था। हार लीजिए, सुंदर सुंदर हार, कम दाम में हार लीजिए। ये क्या, देखती हूँ शायद कोई कम दाम में मुझे हार मिल जाए। फिर मानो चिड़िया वहाँ जाती है और हार देखने लगती है। तभी उसकी नजर अपने हार पर जाती है। अरे, ये तो मेरा ही हार है। चिड़िया अपना पंख बढ़ाकर वो हार उठाने ही वाली थी। तभी वो फिर सोचती है और अपना पंख पीछे कर लेती है। क्या ये हार? हो सकता है ये उन चोरों में से कोई हो। कहीं इसे शक ना हो जाए, मुझे यहाँ से जाना होगा। मानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उस चिड़िया ने इस हार को उठाते उठाते अपना पंख पीछे कर लिया, पर लिया नहीं। क्यों? क्या ये वही चिड़िया तो नहीं है? देखना पड़ेगा। फिर वो चोर कौवा मानो चिड़िया का पीछा करने लगता है और चिड़िया का घर देख लेता है। मानो चिड़िया अब समझ जाती है कि अब वो बच नहीं पाएगी। किसी भी हालत में उसे यहाँ से भागना ही होगा। पिताजी, हम दोनों को यहाँ से जाना होगा। जाना होगा? बेटी, क्यों? कहाँ जाना होगा? ये मैं नहीं जानती पिताजी, लेकिन हमें जाना ही होगा। हम यहाँ और नहीं रह सकते। यहाँ हमारे लिए बहुत खतरा है। आप ज्यादा ना सोचिए, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी। मानो चिड़िया अपने पिता को भोजन खिलाती है और फिर जंगल की ओर निकल जाती। बिजली कभी अपने घर में आलू मटर वाले चावल बना रही थी। बबली कबूतरी बिजली कभी की पड़ोसन थी। बबली कबूतरी का बेटा अपनी माँ से कहता है, मम्मा, बिजली आंटी अपने घर में आलू मटर वाले चावल बना रही हैं। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है खाने को। जाइए, आप आंटी से मुझे आलू मटर वाले चावल ला दीजिए। अरे बबलू बेटा, आपको किसने बताया? मम्मा, मुझे जुगनू ने बताया है। ठीक है बबलू बेटा, तुम घर पर ही बैठो, मैं अभी बिजली से चावल लेकर आती हूँ। बबली कबूतरी अपने घर से निकलती है और बिजली कभी के घर जाती है। बिजली बहन, मेरा बबलू भी आलू मटर वाले चावल मांग रहा है, मुझे 1 प्लेट चावलों की दे दो। ना ना कबूतरी, मैं तो किसी को 1 चम्मच भी चावल नहीं दूंगी। न जाने कहाँ से आ गई हो मुंह उठाकर। बिजली, तुम भी तो हर दफा मुझसे कुछ न कुछ तो मांगने आती हो। अगर आज मैं चावल लेने आ गई तो क्या हो गया? चल चल निकल मेरे घर से, कहा ना मेरे पास चावल नहीं है। तो ठीक है, कभी दोबारा मेरे घर ना आना। फिर बबली कबूतरी वहाँ से चली जाती है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। बबली कबूतरी चिड़िया के पास जाती है। बहुत बुरी है ये काली कौवी। क्या हुआ बबली बहन, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? वो काली कौवी हर समय मुझसे कुछ न कुछ लेने आ जाती है। आज मेरे बबलू का मन कर रहा था चावल खाने को। जब मैं उससे लेने गई तो उसने मुझे वहाँ से निकाल दिया। बबली बहन, आपको तो पता है उस कौवी का, वो किसी को कुछ नहीं देती। आलू मटर वाले चावल की खुशबू तो फैली हुई है। मेरी मीना भी जिद कर रही थी, इसलिए मैं भी आलू मटर वाले चावल बना रही हूँ। आप बबलू को लेकर यहाँ ही आ जाएं, हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे। मम्मा, क्या चावल बन गए हैं? नहीं जुगनू बेटा। बिजली, और कितनी देर लगेगी? बादल, मैं नदी से पानी ले आऊं, फिर हम सब मिलकर आलू मटर वाले चावल खाएंगे।
बिजली कभी नदी से पानी भरने चली जाती है। जुगनू कौवा चुपके से रसोई में जाता है। मैं थोड़े से चावल खा लेता हूँ, मम्मा को नहीं बताऊंगा। ऐसा कहते हुए जुगनू कौवा आलू मटर वाले चावल खाने लगता है। वो पेट भरकर चावल खाने के बाद वहाँ से चला जाता है। बादल कौवे को भी चावल की खुशबू सता रही थी। वो भी रसोई में जाता है। ये चावल तो पककर तैयार है, मैं थोड़े से खा लेता हूँ। जुगनू कौवे के बाद बादल कौवा भी वो आलू मटर वाले चावल खाने लगता है। देखते ही देखते हंडिया तो खाली हो जाती है। बबली कबूतरी भी अपने बेटे बबलू को लेकर चिड़िया के घर आ जाती है। मानो चिड़िया आलू मटर वाले चावल बनाने लगती है। बिजली कभी नदी से पानी भरकर ला रही थी कि रास्ते में उसे उसकी बहन मिलती है। अरे पिंकी, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आई हो। मैंने आलू मटर वाले चावल बनाए हैं, चलो हम सब मिलकर खाएंगे। बिजली कभी अपनी बहन पिंकी को अपने घर में ले जाती है। बिजली कभी जब हंडिया लेकर आती है तो वो खाली थी। ये क्या, इसमें तो चावल ही नहीं है, चावल कौन खा गया? जुगनू कौवा और बादल कौवा तो चुप बैठे हुए थे। ये जरूर तुम दोनों का काम है। अब मैं अपनी बहन को क्या दूंगी? दीदी, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। पिंकी, तुम यहीं बैठो, मैं पड़ोसियों से कुछ लेकर आती हूँ। फिर बिजली कभी तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी बहन आई है, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो। भोजन तो मगर कहाँ से, मैं तो खुद चिड़िया के घर से आलू मटर वाले चावल खाकर आ रहा हूँ। तुम भी जाकर चिड़िया के घर से आलू मटर वाले चावल ले लो। क्या, मानो चिड़िया ने आलू मटर वाले चावल बनाए हैं? हाँ, मैं तो पेट भरकर खाकर आया हूँ। फिर बिजली कभी मानो चिड़िया के घर की ओर जाती है। अरे कबूतरी बहन, तुम भी यहाँ हो? हाँ, चिड़िया तुम्हारी तरह नहीं है। चिड़िया बहन, मेरी बहन आई है, मुझे थोड़े से आलू मटर वाले चावल दे दो। अगर तुम्हारी बहन आई है तो मैं क्या करूँ? हम सब आलू मटर वाले चावल खा रहे हैं, हमें तंग मत करो। चिड़िया, मेरे सारे चावल जुगनू और बादल खा गया। तो फिर मैं क्या करूँ? हमारा समय बर्बाद ना करो। बबली बहन, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम चिड़िया से कहो मुझे एक प्लेट आलू मटर वाले चावल दे दे। बिजली पड़ोसियों को एक दूसरे की मदद पड़ ही जाती है, इसलिए इतना घमंड न किया करो। बिजली कभी सभी से बहुत शर्मिंदा थी। मानो चिड़िया एक प्लेट बिजली कभी को दे देती है और बिजली कभी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। उल्लू हलवाई, तुम्हारी जलेबियाँ तो बहुत स्वादिष्ट है, न जाने कौन सा जादू मिलाते हो इनमें, मन करता है बस खाता ही जाऊं। बादल कौवा जलेबियाँ खा ही रहा होता है, तभी गुस्से में बिजली मौसी वहाँ आ जाती है। मोती जी, जलेबियाँ खा ली है तो अब मार भी खा लो। अरे भाग्यवान, तुम कब आई? वैद्य जी ने आपको कितनी बार मना किया है कि मीठी चीज खाने से तुम्हारी शुगर बढ़ जाती है, लेकिन तुम्हारी समझ में कौन सा बात आती है। इस बार अगर तुम बीमार हुए तो मैं तुम्हारा इलाज कभी नहीं करवाऊंगी। मुझे माफ कर दो बिजली, मैं अब से कभी मीठी चीज नहीं खाऊंगा। इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, अगली बार मुझे जलेबियाँ खाते नजर आए तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। बिजली मौसी बहुत गुस्से वाली थी। मौसी के आते ही जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई है, जल्दी बाहर आ। बिजली मौसी की आवाज सुनकर उसकी बहू जल्दी से पास आती है। जी माँ जी, आपने बुलाया, बताइए क्या बात है। बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे मेरे कमरे में गंदगी पसंद नहीं है। मेरा कमरा ऐसे लग रहा है जैसे मकड़ियों का घर हो, हर तरफ जाले ही जाले हो रहे हैं। मुझे अभी मेरा कमरा साफ चाहिए। माँ जी, आप चिंता ना कीजिए, मैं अभी आपका कमरा साफ कर देती हूँ। फिर बिजली मौसी की बहू उसका कमरा साफ करने चली जाती है। रिया कभी कमरा साफ कर रही थी, तभी उसका पंख गिलास से टकराता है और गिलास नीचे गिरकर टूट जाता है। अरे ये क्या हो गया, अब माँ जी मुझे नहीं छोड़ेंगी। ऐ ऊपर वाले, मेरी रक्षा करना। तभी वहाँ गुस्से में बिजली मौसी आ जाती है। अरे क्या तोड़ दिया तुमने, हर समय कुछ न कुछ तोड़ती रहती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, कमरा साफ करते हुए न जाने मेरे पंख से गिलास टूट गया। क्या, तूने मेरे कांच का गिलास तोड़ दिया?
बता, इसकी भरपाई कौन करेगा? शोर सुनकर प्रिया का पति जुगनू का पापा आ जाता है। क्या हुआ माँ, आप मेरी पत्नी पर इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या कर दिया प्रिया ने? देख जुगनू, तेरी पत्नी ने मेरा गिलास तोड़ दिया। तो माँ जी, इतना शोर मचाने वाली क्या बात है? गिलास सोने का थोड़ी ना था, हम और ले आएंगे। तू तो चुप ही कर, वरना मार मार कर तुझे बंदर बना दूंगी। तुम दोनों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। बिजली मौसी एक बहुत ही कंजूस और अकड़ू भी थी। बिजली मौसी से जंगल के पक्षियों के साथ साथ उसके अपने घर वाले भी बहुत डरते थे। कबूतर, ये संतरे तो बहुत मीठे हैं। ऐसे खाकर लगता है जैसे मुंह में कोई रसगुल्ला हो। हाँ तोते यार, तुम एकदम ठीक कह रहे हो, ये संतरे बहुत मीठे हैं। कबूतर और तोता संतरे खा ही रहे होते हैं, तभी बिजली मौसी अपने दो साथी पक्षियों को लेकर वहाँ आ जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बागीचे में घुसने की? क्या तुम्हें पता नहीं कि ये बागीचा मेरा है? हमें माफ कर दीजिए मौसी, हमें नहीं मालूम था कि ये बागीचा आपका है। हाँ हाँ मौसी, हमें माफ कर दीजिए। बस ये मीठे मीठे संतरे देखकर हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हमने कुछ संतरे खा लिए। अच्छा, संतरे तो तुमने बहुत खा लिए, अब मार भी खा लो। अरे देख क्या रहे हो, मारो इन्हें, और तब तक मारो जब तक इनकी हड्डी पसलियां ना टूट जाएं। फिर मौसी के साथी दोनों पक्षी मिलकर तोते और कबूतर को बहुत मारते हैं। अरे क्या हुआ दोस्तों, तुम इतने घायल क्यों हो? फिर तोता सारी बात मानो चिड़िया को बताता है। तोते भैया और कबूतर भैया, आपको तो मौसी का पता है, आप वहाँ क्यों गए थे? चिड़िया, हमें थोड़ी ना मालूम था कि वो बाग मौसी का है, वरना हम भूल के भी वहाँ ना जाते। चिड़िया, तुम बात क्यों नहीं करती मौसी से? मैं भला क्या कह सकती हूँ मौसी को, मैं तो खुद उनके खेतों में काम करती हूँ। अगर मैंने कुछ कहा तो वो मुझे अपने खेतों से निकाल देंगी। आप दोनों को तो पता है गुड़िया बीमार रहती है, मैं उसका इलाज कहाँ से करवाऊंगी? अब कुछ दिनों बाद ये मुर्गियाँ अंडे देंगी। जो भी पैसे आएंगे वो सारे पैसे मैं मालकिन को दे दूंगी, जिससे मेरी मालकिन बहुत खुश हो जाएगी। बुलबुल ऐसा कह ही रही होती है कि तभी बिजली मौसी वहाँ आ जाती है। अरे बुलबुल, ये इतनी सारी मुर्गियाँ कहाँ से ले आई? मालकिन, जो आपने मुझे पैसे दिए थे गाय लाने के लिए, उन पैसों की मैं ये मुर्गियाँ ले आई हूँ। जब ये मुर्गियाँ अंडे देंगी तो उन्हें बेचकर हम ढेर सारे पैसे कमाएंगे। वैसे भी मालकिन, ये मुर्गियाँ कम चारा खाती हैं, मेरा मतलब दाना खाती हैं। अरे वाह मोटी बुलबुल, तू तो एकदम मेरी तरह होशियार निकली। तभी आंगन में बादल का भी आ जाता है। अरे पत्नी, हमारे आंगन में ये इतने सारे मुर्गे क्या कर रहे हैं? क्या तुम अब इन सभी मुर्गों की बिरयानी बनाओगी? क्या बकवास कर रहे हो बादल जी, ये मुर्गियाँ हैं, मुर्गे नहीं। देखो, ये बुलबुल बाजार से खरीद कर लाई है। मुझे तो लगता है बिजली कि तुम बुढ़ापे में सठिया गई हो। जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये मुर्गियाँ नहीं बल्कि मुर्गे हैं। क्या ये मुर्गे हैं? क्यों रे मोटी बुलबुल, तू तो कह रही थी कि ये मुर्गियाँ हैं। क्या मैं अब इन सभी मुर्गों का अचार डालूंगी? मैं तो कहता हूँ बिजली, अब इन मुर्गों से चिकन तंदूरी बनाकर खाएंगे। ऐसा कहते हुए बादल का वहाँ से चला जाता है। मोटी बुलबुल, मैंने तुझे ढेर सारे पैसे दिए थे गाय लाने के लिए, लेकिन तू ये मुर्गे ले आई। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, मुझसे मिस्टेक हो गई। बिजली मौसी को बहुत गुस्सा आता है और वो बुलबुल को मारने लगती है। मालकिन, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो मालकिन। आज से तेरी पगार खत्म, जब तक तेरे पैसे नहीं पूरे हो जाते तो यही फ्री में काम करेगी। फिर बिजली मौसी अपने साथियों के साथ खेतों में चली जाती है। अरे पक्षियों, ठीक से काम करो, अगर काम नहीं करोगे तो पगार नहीं मिलेगी। तभी मौसी अपनी जमीन में काम करते हुए पक्षियों को देखने लगती है। तुम सब पक्षियों में से एक पक्षी कम है, कौन नहीं आया काम करने? मौसी, आज बानो चिड़िया नहीं आई, उसकी बेटी बीमार थी, उसे लेकर तोते वैद्य जी के पास गई है। अरे, अपनी बेटी को वैद्य के पास छोड़कर भी आ सकती थी काम पर। वैसे भी उसकी बेटी माँ के बिना मर थोड़ी ना जाएगी। शाम को सभी पक्षी अपने अपने पैसे लेने लगते हैं। ये क्या मौसी, हमारी पगार तो 300 रुपए है, फिर ये 200 क्यों? ये जो तुम दोपहर का खाना खाने घर पर गए थे, इसी खाना खाने में तुम सबका कितना समय जाया हो गया, इसीलिए तुम सब ने मेरे खेतों में कम काम किया। शुक्र करो ऊपर वाले का कि तुम्हें 200 मिल गए, वरना मैं तुम्हें 100 रुपए ही देने वाली थी।
ऐसा मत कीजिए मौसी, हम पर दया कीजिए। लेकिन मौसी किसी की बात नहीं सुनती और वो चुपचाप घर लौट जाती है। एक दिन बिजली मौसी का पाँव फिसल जाता है और वो जोर से गिरती है। हाय राम, मर गई, कोई मुझे बचाओ, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मौसी की आवाज सुनकर सभी वहाँ आते हैं। क्या हुआ माँ, आप इतना शोर क्यों मचा रही हो? बेटा, मेरा पाँव फिसल गया और मैं गिर गई। देखो मेरे सर में कितनी चोट आई है। जुगनू, तुम्हारी माँ के सर में लगता है बहुत चोट आई है, चलो इसे वैद्य के पास लेकर ए बिजली, ये क्या, आज फिर तूने सारा कूड़ा मेरे घर के बाहर फेंक दिया है। हाँ तो तेरे घर के बाहर ही फेंका है, कौन सा घर के अंदर फेंका है जो इतना चिल्ला रही है? एक बार फेंक कर तो देख मेरे घर के अंदर कूड़ा, मैं तेरे पंख न तोड़ दूंगी। ओए प्रिया कवि, तेरा बहुत हो रहा है, जरा अपनी चोंच बंद कर वरना मैं तेरी चोंच तोड़ दूंगी। तभी बादल कव्वा वहाँ आ जाता है। नहीं बिजली, एक मोहल्ले में दो कवियाँ एक जैसी चोंच वाली अच्छी नहीं लगेंगी। बादल की बात सुनकर प्रिया जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तुम मेरी साइड पर हो या इसके? नहीं नहीं बिजली, मैं तो तुम्हारी साइड पर हूँ, लेकिन तुम लड़ क्यों रही हो? बादल जी, मैं तो इसके पेड़ के सामने कूड़ा फेंका, ये मुझसे लड़ने आ गई। देखिए भाई साहब, हवा चलने पर सारा कूड़ा मेरे घर में आता है। अब आप ही बताइए, इसे ना कहूँ तो और किसे कहूँ? हाँ तो ये पेड़ तेरे बाप का है, तो मैं यहाँ कूड़ा ना फेंकूं। बिजली के इतना बोलते ही प्रिया को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों आपस में लड़ने लगती हैं। अरे अरे, ये तुम दोनों क्या कर रही हो? रुक जाओ रुक जाओ। इस बार तो छोड़ रही हूँ तुम्हें चुड़ैल, लेकिन अगली बार मेरे सामने ना आना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुझसे बुरा तो कोई है भी नहीं, डायन। फिर प्रिया कवि अपने घर में चली जाती है और बिजली कवि भी बादल के साथ अपने घर में चली जाती है। अगले दिन बिजली कवि मटका लिए नदी से पानी भरने जाती है। जल्दी जल्दी पानी भर लो, इससे पहले कि वो डायन कवि यहाँ आ जाए। और फिर क्या पता, कल जैसे मुझसे लड़ने लग गई थी, आज तुम सबसे भी लड़ने लग जाए। बिजली कवि प्रिया कवि की ये बात सुन लेती है। लगता है प्रिया तुझे कल का सबक याद नहीं है। अरे बिजली, प्रिया ठीक ही तो कह रही है, तुम हर समय तो लड़ती रहती हो। सुन लिया बिजली, तुझे सारा जंगल जानता है तू कितनी लड़ाकू है। बिजली कवि को प्रिया पर बहुत गुस्सा आता है। सभी पक्षियों को प्रिया की ओर देखकर बिजली कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लाओ बिजली जल्दी दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। बिजली कवि मटका आगे कर देती है। जैसे ही बादल कव्वा खाली मटका देखता है तो चौंक जाता है। ये क्या, तुम पानी नहीं लाई? फिर बिजली कवि सारी बात बादल को बताती है। सुन लो जी, मैं ये रोज की काय से बहुत तंग आ चुकी हूँ, मुझे नहीं रहना अब इस जंगल में। लेकिन बिजली, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो इस घर के अलावा कुछ भी नहीं है। कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन अब इस जंगल में नहीं रहेंगे। गलती तो तुम्हारी ही है बिजली, तुम क्यों उन पक्षियों के मुंह लगती हो? पति जी, अब तुम भी मुझे सुनाने लगे। बस अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये जंगल छोड़कर पास वाले जंगल में चले जाएंगे। ठीक है बिजली, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो हम आज ही ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे। फिर वो पति पत्नी अपना सारा सामान बांधते हैं और दूसरे जंगल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद बिजली कवि बादल से कहती है, अजय रुकिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा पीने के लिए पानी तो लेकर आइए, नहीं तो प्यास के कारण मैं मर जाऊंगी। ठीक है बिजली, तुम इस पेड़ की छांव में बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है, जल्दी से आइएगा, मेरा तो प्यास के कारण बहुत बुरा हाल हो रहा है। फिर बादल कव्वा बिजली कवि को एक पेड़ के नीचे बिठाकर उसके लिए पानी लेने चला जाता है। काफी समय बीत जाता है, लेकिन बादल पानी लेकर वापस नहीं आता। अरे ये अभी तक पानी क्यों नहीं लेकर आए? मेरा तो प्यास के कारण दम घुटा जा रहा है। मिल गया पानी, जल्दी से पानी भरकर ले जाता हूँ, बिजली मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर बादल कव्वा मटके में पानी भरता है और वापस उड़ता है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? बिजली बिजली, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। बादल कव्वे ने पानी लाने में बहुत देर कर दी, जिस कारण बिजली कवि मर जाती है। ए ऊपर वाले, मैं तो अपनी पत्नी के साथ नया जीवन जीने दूसरे जंगल जा रहा था, लेकिन तूने उसे अपने पास बुला लिया।
कृपा करो, मुझ पर दया करो और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दो। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बादल कव्वा अपनी पत्नी के लिए बहुत रो रहा था। तभी तेज हवाएं चलने लगती है। दिन में अंधेरा हो जाता है। तभी एक परी वहां आती है। कव्वे, इस दुनिया से सबको जाना है। तेरी पत्नी की सांसें बस यहीं तक थीं। ऐ परी जी, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। कृपया करो, मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दो, वरना मैं भी मर जाऊंगा। देखो कव्वे, मैं तुम्हारी पत्नी के प्राण नहीं लौटा सकती, लेकिन अगर तुम अपने आधे प्राण अपनी पत्नी को दे दो तो तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। ठीक है परी, मैं अपने आधे प्राण अपनी पत्नी को देता हूँ। इतना कहते ही बिजली कव्वे की आंखें खुल जाती है और परी भी गायब हो जाती है। बादल जी, आप पानी ले आए, मुझे बहुत प्यास लग रही थी। हाँ बिजली, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आया, जल्दी से पानी पी लो। बिजली कव्वे पानी पीती है। वो फिर से अपना सामान उठाकर दूसरे जंगल की ओर बढ़ जाते हैं। काफी दूर उड़ने के बाद उन्हें एक कुआं दिखाई देता है। वो दोनों वहां रुकते हैं। बिजली, आधा रास्ता तय हो गया है, तुम यही कुएं के पास बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ठीक है पति जी, मैं यही कुएं के पास आपका इंतजार करती हूँ, लेकिन हाँ, जल्दी आइएगा। फिर बिजली कव्वे कुएं के पास बैठ जाती है और बादल कव्वा बिजली कव्वे के लिए खाने के लिए कुछ लेने चला जाता है। तभी वहां से एक कव्वा गुजरता है। बिजली कव्वे को देखकर वो वहां आता है। आप कौन हैं और यहाँ बैठकर क्या कर रही हैं? क्या किसी का इंतजार कर रही हैं? हाँ, मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ, वो मेरे लिए भोजन लेने गए हैं। देखिए काफी जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मैं आपको पेट भरकर भोजन खिलाऊंगा और रानी बना कर रखूंगा। बिजली कव्वे प्रेम कव्वे की मीठी मीठी बातों में आ जाती है और उससे प्यार कर बैठती है। लेकिन अगर मेरे पति ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो आफत हो जाएगी। तुम चिंता नहीं करो, जब तुम्हारा पति यहाँ आएगा तो हम मिलकर उसे कुएं में धक्का दे देंगे और फिर मिलकर हंसी खुशी का जीवन बिताएंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी बादल कव्वा भी आ जाता है। ये देखो बिजली, मैं तुम्हारे लिए मीठा फल ले आया, लेकिन ये कौवा कौन है? पति जी, ये कव्वा तो यहाँ से उड़ रहा था, मुझे बैठा देखकर यहाँ आ गया। आप छोड़िए ना, लाइए मुझे मीठा फल दीजिए। ये लो बिजली, ये फल खा लो, फिर हमें आगे भी जाना है। तभी बिजली कव्वे नाटक करते हुए बोलती है। पति जी, कब से कुएं से आवाजें आ रही हैं, लेकिन मुझे तो कोई भी आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारा वहम होगा बिजली। नहीं नहीं बादल जी, ये मेरा वहम नहीं हो सकता। आप कुएं में झांक कर तो देखिए, मुझे तो लगता है कि कुएं के अंदर कोई है। ठीक है बिजली, अगर तुम कहती हो तो मैं देखता हूँ। फिर बादल कव्वा कुएं में देखने जाता है। मौका देखते हुए बिजली कव्वे और प्रेम कव्वा मिलकर बादल कव्वे को उस कुएं में धक्का दे देते हैं। कोई बचाओ, कोई मुझे इस कुएं से बचाओ। बिजली, अब बादल को कोई भी कुएं से नहीं निकाल सकता। ये कुआं बहुत गहरा है, अब तक बादल को सांप ने खा लिया होगा। कुछ देर बाद बादल कव्वे की आवाजें कुएं से आना बंद हो जाती हैं और उन दोनों को ऐसा लगता है कि बादल कव्वा मर चुका है। लगता है ये मर चुका है, अब हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। बिजली कव्वे और प्रेम कव्वा वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों जा ही रहे थे कि तभी जंगल की मुखिया चिड़िया वहाँ आ जाती है। प्रेम कव्वे, ये तुम्हारे साथ कव्वे कौन है? क्या तुमने शादी कर ली है? हाँ मानो चिड़िया, मैंने शादी कर ली है और ये मेरी पत्नी है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। ऐसा कहते हुए जंगल की मुखिया चिड़िया वहाँ से चली जाती है। फिर प्रेम कव्वा बिजली को लेकर अपने घर आ जाता है। बिजली, अब तुम्हें यहाँ कोई भी तंग नहीं करेगा, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। ठीक है जी, मुझे बहुत भूख लग रही है, आप मेरे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करें ना। ठीक है बिजली, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आता हूँ। फिर प्रेम कव्वा बिजली के लिए भोजन लेने चला जाता है। उधर बादल कव्वा कुएं में मदद की पुकार लगा रहा था। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, वरना मैं यहीं मर जाऊंगा। बादल कव्वे की आवाज सुनकर कुछ पक्षी कुएं के पास आते हैं।
और बादल कव्वे को कुएं से बाहर निकालते हैं। मुझे कुएं से बाहर निकालने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वो सब तो ठीक है कव्वे भाई, लेकिन तुम इस कुएं में कैसे गिर गए? वो तो धन्यवाद है ऊपर वाले का कि तुम बच गए, वरना इस कुएं में बहुत सांप और बिच्छू रहते हैं। फिर बादल कव्वा उन पक्षियों को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। क्या नाम बताया तुमने अपनी पत्नी का? मेरी पत्नी का नाम बिजली है तोते भाई, लेकिन वो बहुत धोखेबाज निकली। अगर वो मुझे मिल गई तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बस कव्वे, तुम यही समझो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल गई। लेकिन कैसे तोते भैया, क्या तुमने मेरी पत्नी को देखा है? हमारे जंगल में एक प्रेम नाम का कव्वा रहता है और उसने अभी अभी शादी की है और उसकी पत्नी का नाम भी बिजली है। हो ना हो कव्वे यार, वो तुम्हारी पत्नी ही होगी। बादल कव्वा ये सुनकर अपनी पत्नी को ढूंढने दूसरे जंगल के अंदर चला जाता है। कबूतर भाई, क्या आपने प्रेम और बिजली नाम के कव्वों को देखा है? उन्होंने अभी अभी शादी की है। नहीं कव्वे यार, मैंने नहीं देखा। मैं इस गांव में नया नया आया हूँ, तुम किसी और से पूछ लो। फिर बादल कव्वा कई पक्षियों से पूछता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता। वो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी गांव की मुखिया मानो चिड़िया वहाँ आती है। क्या हुआ कव्वे, तुम तो बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। क्या बात है, मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर दूं। मेरा नाम बादल है और मैं अपनी पत्नी की खोज में इधर उधर उड़ रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारी पत्नी का और वो तुमसे कैसे अलग हो गई? मेरी पत्नी का नाम बिजली कव्वी है और वो प्रेम कव्वे की बातों में आकर मुझे कुएं में धक्का देकर यहाँ चली आई। वो तो धन्यवाद हो इस गांव के पक्षियों का, जिन्होंने मुझे कुएं से बाहर निकाला। प्रेम और बिजली, ये नाम तो मैंने सुना है। हाँ, याद आया, सुबह ही प्रेम और बिजली ने शादी की है। कहीं उसकी पत्नी तुम्हारी पत्नी तो नहीं है? हाँ चिड़िया बहन, वही मेरी पत्नी है। क्या आप मुझे उनके पास लेकर जाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। फिर मानो चिड़िया बादल कव्वे को प्रेम के घर ले जाती है। प्रेम कव्वे, बाहर आओ। मानो चिड़िया की आवाज सुनकर प्रेम कव्वा घर से बाहर आता है। वो अपने सामने मानो चिड़िया और बादल कव्वे को देखकर डर जाता है। प्रेम, मुझे खबर मिली है कि जिस कव्वे से तुमने शादी की है वो इस बादल कव्वे की पत्नी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लगता है इसे गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ये प्रेम कव्वा झूठ बोल रहा है। इसने ही मुझे कुएं में धक्का दिया था। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है कव्वा। ठीक है, तो हम ये सारी बात बिजली से ही पूछ लेते हैं कि कौन सच्चा है। फिर मानो चिड़िया बिजली कव्वी को बाहर बुलाती है। बिजली कव्वी बाहर आती है। देखो कव्वी बहन, क्या तुम इस बादल कव्वे को जानती हो? ये तुम्हारा पति है क्या? नहीं नहीं चिड़िया बहन, मैं इसे नहीं जानती। झूठ मत बोलो बिजली, ऊपर वाला सब देख रहा है। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैंने तुम्हें अपने प्राणों में से आधे प्राण दिए हैं। ऊपर वाले से डरो। जब प्यास के कारण तुम मर गई थी तो मैंने तुझे अपने आधे प्राण देकर बचाया था। बादल कव्वे की ये बात सुनकर बिजली कव्वी डर जाती है। अगर ऐसा है तो जो कुछ मैंने आपसे लिया है वो सब मैं आपको देने का वचन करती हूँ। इतना कहते ही बिजली कव्वी नीचे गिर पड़ती है और वो मर जाती है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और प्रेम के पैरों तले तो जमीन ही निकल जाती है। ए ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब ये मुखिया चिड़िया मुझे छोड़ेगी नहीं। प्रेम, तुमने हमसे झूठ बोला और बादल कव्वे को कुएं में धक्का भी दिया। इस आरोप पर मैं तुम्हें जेल में बंद करने का हुक्म देती हूँ। बिजली, अगर तुम ये सब ना करती तो तुम्हारे साथ आज ऐसा ना होता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा।